ओके, तो नेक्स्ट वी हैव कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो इन टू वेरिएबल, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। दैट इज कुछ इस तरह से a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, वेयर c1 और c2 हम क्या लेके चल रहे हैं, एक बारी नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। दैट इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब दोनों जीरो नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। ये देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपके पास 2D में दो लाइंस हैं तो कौन कौन से केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। देखो, या तो वो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, या फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो दो लाइंस हैं वो एक्चुअली कोइंसिडेंट ही होंगी, ठीक। इस केस में यहाँ पे हम इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या कहेंगे कि एक सोल्यूशन मिल रहा है, और वो सोल्यूशन क्योंकि एक कॉमन पॉइंट एक ही है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम कह देते हैं कि इन इक्वेशंस का क्या है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर ये वाले केसेस हों तो इसमें लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो कभी भी इस लाइन को, जैसे ऊपर वाली लाइन मान लो ये है, नीचे वाली लाइन ये वाली है, ठीक है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे पॉइंट्स होंगे जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे। हमें कोई कॉमन सोल्यूशन मिला ही नहीं, तो इन दोनों का साइमल्टेनियसली हम कह देते हैं कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो इसको हम कह देते हैं कि इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हर पॉइंट ही दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी इस पे लाई कर रहा है वो हर पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस टाइम पे हम क्या देते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आया यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे आया नो सोल्यूशन, फिर आया जी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको शायद याद हो कि हम उसमें चेक करते होते हैं पहले छोटी क्लासेस में 9th 10th में, हम क्या चेक करते हैं कि अगर आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो हम चेक करते हैं रेशो a1/a2 और b1/b2 की। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते तो हम कह देते होते हैं ना कि इन दोनों का क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, ये रेशो बराबर आने का मतलब क्या है कि इन दोनों लाइंस एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, मतलब उनका लेफ्ट साइड एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो दैट मींस दे आर नॉट पैरेलल नीदर कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब अगर पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, तो एक पॉइंट पे पक्का क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, हेंस क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन हो जाता है ना। फिर और अगर ऐसा हो जाए कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये c1/c2 के इक्वल है या नहीं है। अगर ये नहीं होता फिर हम कह देते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर ये होता है a1/b1 इज इक्वल्स टू a2/b2, सॉरी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो हम कह देते हैं कि इन सॉल्यूशंस के इनफिनिटली मेनी केसेस हैं। देखो, एक दूसरे ये होने का मतलब क्या है कि एक लाइन जो है वो दूसरे का बिल्कुल मल्टीपल ही होगी। जैसे अगर एक लाइन आपको ये दे दे तो दूसरी लाइन और दूसरी लाइन ये दे दे, तो एक्चुअली उसको बस 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, लाइंस तो सेम ही है ना, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड कर दूं मैं ओवरऑल, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है, तो लाइंस तो सेम ही है, इसका मतलब ये सेम ही लाइन है, हेंस क्या होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये क्या हो गया कि दोनों लाइंस पैरेलल तो हैं बट उनकी राइट हैंड साइड सेम की रेशो सेम ना होने के कारण पैरेलल, कंप्लीटली पैरेलल है, कोइंसिडेंट नहीं है, तो क्या हो जाता है जी, नो सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इन केस अगर ये इक्वल नहीं आते तो यूनिक सोल्यूशन, अगर इक्वल आते हैं लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं आता, c1/c2 के इक्वल, तो नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखा जाए, अगर मैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या एक मैट्रिक्स के तौर पे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, देखो, अगर इसको इस तरह से लिख लें, मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2 एंड यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स हो गया xy कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे c1
C2। तो अगर इसको आप सॉल्व करके देखोगे, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो यही दो इक्वेशंस बनेंगे आपके पास, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं कह देती हूँ A मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा X और ये हो गया B। तो ये इक्वेशन क्या बन गई है, AX इज इक्वल्स टू B टाइप्स, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये वाली चीज, अगर ये दिस नॉट इक्वल्स टू दिस है, दैट मींस A1 into B2 is not equals to A2 into B1। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 into B2 minus A2 into B1 is not equals to 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 into B2 minus A2 into B1। देखो A1 into B2 minus A2 into B1, ये डिटर्मिनेंट नहीं है इस मैट्रिक्स का। दैट मीन्स हमने क्या बोल दिया कि अगर इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आए, यस नॉन जीरो आए, तो क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन। तो ये वाला केस खत्म हो गया, ठीक है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, AX इज इक्वल टू B की तरह पे इसको लिख लिया, A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो इंप्लाइज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2 जीरो आ जाए तो हमें चेक करना पड़ेगा, दो केसेस हो सकते हैं, या तो नो सोल्यूशन वाला हो सकता है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला हो सकता है। अगर ये इक्वल्स टू जीरो आए तो फिर दो सोल्यूशन हो सकते हैं, इधर नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। उसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अगर तो दो वेरिएबल आए फिर तो इन्वेस्टिगेशन रेदर देन डिटर्मिनेंट वाला मेथड हम सीधा इसी तरीके से कर सकते हैं कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है और हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। अगर दोनों पहले दो ही इक्वल नहीं आए तो यूनिक सोल्यूशन, अगर पहले दो की रेशो बराबर आई पर तीसरे के इक्वल नहीं आई तो नो सोल्यूशन, अगर तीनों ही इक्वल आ गए तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। ये तो बात हुई अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो या फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल में और दो ही लीनियर इक्वेशंस हो, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यही वाली बात, अगर पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर केस क्या हो, होमोजीनियस का हो, मतलब आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो होमोजीनियस दी हो, दैट इज उनकी राइट साइड जो है वो क्या बनी हो, 0 0। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। राइट साइड क्या है आपके पास, 0 है, ठीक। तो इसको तो हमने चेक करना ही है। देखो इस केस में एक बात देखिए, अगर मैं x को 0 और y को 0 पुट करती हूँ तो क्या वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन्स इस केस में आपको x0 y0 सोल्यूशन तो हमेशा ही मिलेगा ना, पक्की बात है। तो होमोजेनियस इक्वेशंस के केस में कभी भी हमारे पास नो सोल्यूशन वाली बात नहीं हो सकती। अगर होमोजेनियस सोल्यूशन वाला केस हो तो नो सोल्यूशन वाली बात नहीं होती, फिर दो बातें ही रह जाती है हमारे पास, या तो यूनिक सोल्यूशन वाली या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाली, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो यूनिक सोल्यूशन, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आया तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होना, चाहे यूनिक चाहे इनफाइनाइटली मेनी, अगर सोल्यूशन मिल जाए हमें, चाहे यूनिक मिले चाहे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिले, तो हम कह देते हैं कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर यूनिक या इनफाइनाइटली मेनी मिले हम उसको कह देते हैं कंसिस्टेंट है, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर नहीं मिलता, नो सोल्यूशन वाला केस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है जी। ओके, तो होमोजीनियस के केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा ही कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक। अब हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं किस पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो 3 वेरिएबल में, ठीक है, यही वाली बात ही उसमें करेंगे। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इसको भी हम सिमिलरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, दैट इज a1 b1 c1
A2 B2 C2 A3 B3 C3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू D1। हम फिलहाल नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, D3। ठीक है, तो हमने जो बात उसमें की थी कि इसी का डिटर्मिनेंट देखो रिप्रेजेंट कर दिया हमने AX इज इक्वल्स टू B टाइप में। अगर इसका डिटर्मिनेंट आया नॉन जीरो, इसका A मैट्रिक्स का, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा जी? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट आता है जीरो तो फिर आपको कुछ काम आगे करना पड़ेगा। दैट इज, देखो काफी सारे मेथड है, हम कर लेते हैं, आपको जो जैसे कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट आ जाता है जीरो तो आपको चेक क्या करना है? आपको चेक करना है एडजॉइंट A इनटू B। एडजॉइंट A हमने निकालना सीख लिया, एडजॉइंट A मैट्रिक्स हमने निकालना सीख लिया है कि कैसे निकलता है। तो आपको A मैट्रिक्स का एडजॉइंट कर देना और उसको B से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये आता है आपके पास जीरो तो फिर क्या हो जाता है आपके पास? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर दोनों ही जीरो आ जाए तो हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर ये जीरो आए बट एडजॉइंट A इनटू B जो है वो नॉन जीरो आ जाए तो फिर क्या हो जाते हैं? नो सॉल्यूशन। देखो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि अगर तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है फिर तो यूनिक सॉल्यूशन, ये बात तो यहाँ पे होगी थी। टू वेरिएबल में तो हम सीधे सकते हैं रेशो चेक करके। 3 वेरिएबल में क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया और ये भी जीरो ही आ गया, ठीक है, यूनिटी हो गई, दोनों का एक जैसा बिहेवियर हो गया। अगर एक जैसा बिहेवियर है तो फायदा होगा उनका, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर लेकिन एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब एक जीरो आ रहा है एक नॉन जीरो आ रहा है, ऑपोजिशन हो रही है, तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक तरीका है चेक करने का कि कितने सोल्यूशन होंगे। तो आप क्या चेक कर लोगे? पहले डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है फिर तो यूनिक सोल्यूशन ही आ जाएगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो आप चेक कर लोगे एडजॉइंट इनटू बी, अगर वो भी जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर वो नॉन जीरो होगा तो क्या आ जाएंगे? नो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अगर यही होमोजीनियस का केस हो, फिर होमोजीनियस का केस मतलब राइट हैंड साइड क्या आएगा? 0 0 0। ठीक है जी, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपके पास? 0 0 0 हो जाएगा। देखो जैसे हमने पहले किया था कि 0 0 0 तो इसको सेटिस्फाई करता ही है ना हमेशा, हमेशा ही। तो इसमें नो सोल्यूशन वाली बात नहीं हो सकती, या तो यूनिक सोल्यूशन वाली बात होगी या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस वाली बात होगी। तो फिर यूनिक सोल्यूशन वाली बात कब हो जाएगी? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यूनिक सोल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक, ये होमोजीनियस का केस आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। कैसे किया कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसके कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी है, यूनिक है, क्या है, कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यूज करके कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे ही आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का के बारे में बता सकते हैं रैंक यूज करके, कि किसी मैट्रिक्स का हमने रैंक निकाला, फिर उसके बारे में उसको यूज करके भी हम बता सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, रैंक फाइंड आउट करने के लिए देखो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास Ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वेयर A स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल या दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ठीक है, तो आप चेक कर लोगे एक तो A का रैंक, एक आप चेक करोगे A ऑगमेंटेड B का रैंक। A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी आपके पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है, C1 C2 C3, जो भी आपके पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम साथ में उसकी राइट वाली एंट्रीज भी लिख देते हैं। इसको बोल देते हैं A ऑगमेंटेड B, इस तरह से भी लिख सकते हैं, A ऑगमेंटेड B इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, फिर हम इस पे वही एक्लन फॉर्म वाले अपने एक्लन फॉर्म वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं ताकि एक्लन फॉर्म बना सकें इसको। फिर देखते हैं हम लोग कि कितना रैंक आ जाता है इसका A ऑगमेंटेड B का। ठीक है, अगर A ऑगमेंटेड B का रैंक A के इक्वल, रैंक ही इक्वल नहीं आता, मतलब
ये रैंक ही सेम नहीं आते तो आपके पास क्या होता है, नो सोल्यूशन, बस सोल्यूशन ही नहीं आता। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ जाए तो फिर दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। दो केसेस कौन कौन से, कि हम आगे चेक करेंगे कि ये रैंक फुल आया, मान लो ए जो है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स, तो अगर तो ये रैंक फुल n आया है तो फिर यूनिक सोल्यूशन होगा आपके पास, ठीक है। अगर रैंक लेस देन n आया है, n नहीं आया, n से कम आया, आया दोनों का बराबर है पर उससे कम आया है, तो फिर कितने सोल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये हमने किया कि रैंक यूज करके हम कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। अगर ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल ही नहीं आए तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, नो सॉल्यूशन। अगर इक्वल आ गए, लेकिन ठीक है इक्वालिटी तो है बट ये इसका साथ भी नहीं छोड़ा एन का, तो फिर क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन होएगा आपके पास। अगर ये तो इक्वल आ गए बट इसका रैंक क्या आया, लेस देन एन आया, तो फिर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। मतलब पहले हमने डिटर्मिनेंट यूज करके फाइंड आउट किया, अब हम क्या कर रहे हैं, रैंक यूज करके फाइंड आउट कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है जी। अब रैंक कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब हम रिलेशन ऑफ रैंक ऑफ ए और उसके एडजॉइंट के रैंक का देखते हैं। देखो मान लो आपके पास ए जो है वो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसका रैंक फुल आएगा, ये आपको यूज ट्रिक्स यूज होंगी, ये ट्रिक एक तरह से एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर आपको पूछ लें कि एडजॉइंट ए का रैंक कितना आएगा तो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मान लो आपको दे दिया कि ए जो है वो 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, ठीक, और आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है तो आप वहां से रैंक फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपको सीधा दे दें कि रैंक ऑफ ए कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। अगर ए का रैंक फुल होगा तो एडजॉइंट ए का रैंक भी फुल होगा। अगर ए का रैंक फुल होगा तो एडजॉइंट ए का रैंक भी फुल ही होगा। अगर ए का रैंक एक कम हुआ तो एडजॉइंट ए का रैंक 2 कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसका 5 दिया हुआ है, मान लो इसका रैंक 4 आया तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर ए का रैंक n-1 से कम हुआ, मतलब एक कम होने से या तो 2 कम हो गया या 3 कम हो गया, 4 कम हो गया, तो फिर एडजॉइंट ए का जो रैंक है वो पक्का 0, मतलब एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ही 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि जो n है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, ठीक। अगर ए का रैंक n है तो अगर ए का रैंक फुल है तो एडजॉइंट ए का रैंक भी फुल होगा। अगर ए का रैंक 1 कम हुआ है तो एडजॉइंट ए का रैंक 2 कम हो जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा कम हुआ है, मतलब 2 3 4 इतना कम हो गया, तो फिर एडजॉइंट ए का रैंक 0 हो जाएगा, दैट इज वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है जी। ये ट्रिक आपको यूज होगी जब आपको अगर पूछा हो कि एडजॉइंट ए का रैंक कितना होगा, ठीक।